पत्रकारिता मेरी पहली चॉइस नहीं थी। मैं पत्रकार नहीं बनना चाहता था। कहीं ना कहीं रवि बिश्नोई की आवाज दबा दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। सच तो बोलना भी बहुत मुश्किल है, उसे दिखाना तो और ही मुश्किल है। सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर करके सत्ता पक्ष तक पहुंचा दो, विपक्ष तक पहुंचा दो, ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके। आपको लगता है वो जनता आपके साथ है? उस मुद्दे को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। हम आंदोलनकारी नहीं हैं, पर हमारी किसी खबर से आंदोलन हो सकता है। रवि बिश्नोई ने कभी सोचा कि फायदे के लिए समझौता किया कर लिया जाए? ही पकोड़े तलने वाला ठेला लगा लिया होता तो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमा लेता। पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि एक पत्रकार तो जमीन से उठाकर खबर को भगवान तक पहुंचाता है। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे और वो मेरे जीवन की, मैं मानता हूं कि वो सबसे बड़ी खबर थी। गैंगस्टर आनंदपाल का जो एनकाउंटर था, उसमें टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण थी। मैंने सही समय पर उस खबर को ब्रेक किया। वो खबर ईटीवी पर ही। सत्ता या सिस्टम से टकराव के अनुभव जानना चाहूंगा जरूर आपसे। बीएसएफ के फौजी का हिमाचल से वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने दाल में सिर्फ पानी दिखाया था, दाल नहीं थी। और वो, ये आपका सवाल लाख टके का है। पहले तो वो खाकी वर्दी को फोन करता है। आप देख लीजिए, कहीं आग लगी है ना, तो भी पहले पुलिस को फोन कर दो, जबकि आग बुझाने का काम पुलिस का नहीं है। बिल्कुल। हॉस्पिटल के अंदर आपका इलाज सही नहीं मिल रहा, पुलिस को बुला दो, जबकि पुलिस का काम इलाज करना नहीं है। इसीलिए पुलिस की ड्यूटी इतनी सख्त होती है, इसीलिए वो इतने तनाव में रहते हैं और इसीलिए उनसे गलतियों पर गलतियां होती है। शायद उनकी तनख्वाह बहुत कम होती है, इसलिए वो फिर ऊपरी कमाई पर यकीन ज्यादा करते हैं। आज की मीडिया को आप कैसे देखते हैं? साथ ऐसा हो चला है ना। मैंने तो 4 विधानसभा चुनाव देख लिए लगभग। तो जो कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री के दर्जे पे था जी, जब वो विपक्ष में थे तो हम साथ में बैठ के चाय भी पीते थे, समोसा भी खाते थे, एक दूसरे से बातें साझा भी करते थे। रात को उनको नींद भी नहीं आती थी, गुड नाइट भी करना ही मेरे को बोल देते थे फोन करके, रवि भाई गुड नाइट। वही जब मंत्री बन गए तो मैं ये सोचता रहा कि मंत्री जी फोन करेंगे अब के, यार मैं जयपुर सीट पे बैठा हूं, रवि भाई अपना तो बहुत अच्छा रिश्ता रहा है और मेरे लायक कुछ हो तो बताना। 5 साल निकल गए। एक दो बार कहीं मुलाकात हुई और अरे रवि भाई आप, तो भाई मैं तो वही हूं, उसी सड़क पे हूं, उसी फुटपाथ पे हूं, वही खबरें लिख रहा हूं। अब मेरे मित्र बीजेपी वाले। आवाज आपकी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान सत्रा। जी हाँ, आज हम एक वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथी रवि जी बिश्नोई, इनका पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। जानेंगे इनके कार्यकाल में, इनकी जीवनी में क्या कुछ संघर्ष करना पड़ा। अगर बात करें जिस प्रकार इन्होंने पत्रकारिता शुरू की, किस लेवल से इन्होंने शुरुआत की और अंत किस लेवल का देखने को मिलेगा, ये तमाम साथियों को आज दर्शाएंगे। और पत्रकारिता का असली मतलब क्या होता है, किस प्रकार की जा सकती है और कैसे लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाने में अहम भूमिका रहती है, तमाम चीजें जानेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है, बहुत बहुत बधाई आपको, आप हमारे पॉडकास्ट पे पहुंचे। शुक्रिया निशांत। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, और धन्यवाद इसलिए कि मेरे लिए हर जो चीज होती है वो नई चीज सीखने के लिए होती है और मैं सीखने का प्रयास करता रहता हूँ। पॉडकास्ट क्या होता है और पॉडकास्ट कैसे किया जाता है, ये सीखने और सिखाने वाले आपके रूप में मेरे को पहले मित्र मिले। तो ये मैं किसी माइक के सामने पहली बार इस तरह से बैठा हुआ। सर, सबसे पहले अपने शुरू करते हैं, पत्रकारिता में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे आपने ये मन में सोचा? देखिए निशांत भाई, मैंने 2006 में पत्रकारिता शुरू की थी जी। सीखना शुरू किया था। पत्रकारिता मेरी पहली चॉइस नहीं थी। मैं पत्रकार नहीं बनना चाहता था। हालांकि मैं टीवी जर्नलिज्म से प्रभावित था, परंतु कभी नहीं सोचा था कि मैं पत्रकार बनूंगा। मेरी पहली चॉइस जो थी वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना था। मेरी जो स्कूलिंग और कॉलेज की जो बैकग्राउंड है वो भी कुछ इसी तरीके से थी कि मैं भारतीय सेना में एक अफसर के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकूं। उस
उसमें बहुत से चैलेंजेस रहे, बहुत नजदीक तक पहुंचा, परंतु शायद मेरी मेहनत में कुछ कमी रही होगी या मेरे भाग्य की कुछ कमी रही होगी, मैं आर्मी अफसर के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाया। हालांकि मैंने मेरी एनसीसी लाइफ बहुत बेहतरीन जी, और मैं राजस्थान में से उन चुनिंदा कैडेट्स में से हूं जो राजपथ परेड पर एज ए प्लाटून कमांडर जिसने लीड किया हो। सन 2000 में मैं राजपथ परेड का प्लाटून कमांडर था, और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उस वक्त हमने सलामी दी थी। उसके बाद में मैंने कोशिश की, और जब मैं उस ओवर एज हो गया तो पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि मुझे अब कुछ कमाना है। तो मैंने तकरीबन 5 से 6 साल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो उस वक्त का बहुत अच्छा प्रोफेशन माना जाता था और अच्छा खासा पैसा भी उसमें था, वो मैंने ज्वाइन किया, और 5 साल 5.5 साल के आसपास अलग अलग कंपनियों में एज ए MR जयपुर और बीकानेर में काम किया। परंतु वहां मेरा मन नहीं लगता था। पैसा तो अच्छा था पर मेरा मन नहीं लगता था। फिर मैंने लाइफ को अचानक मोड़ देने का प्रयास शुरू किया, और पत्रकारिता जो मेरे भीतर छुपी हुई थी उसको उजागर करते धीरे धीरे 2006-07 के भीतर मैंने पत्रकारिता में शुरुआत की। सर, अगर बात करें जिस प्रकार आप कोई खबर पे जाते हैं, सच दिखाते हैं सर, ये कितना आसान माना जाता है सच दिखाना? सच तो बोलना भी बहुत मुश्किल है, उसे दिखाना तो और ही मुश्किल है, आसान नहीं है बिल्कुल भी। परंतु यह भी सच है कि आप सच के सिवा कुछ चला नहीं सकते। अगर आपको किसी के सहारे बहुत आगे तक जाना है तो वो एकमात्र जो चीज है वो सच है। उस सच के साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत मुश्किल होती है, परंतु उतनी तसल्ली और संतुष्टि भी मिलती है। इसलिए सच दिखाना आसान है ये तो मैं नहीं कहूंगा, पर सच दिखाना जरूरी है ये मैं जरूर कहूंगा। बिल्कुल सर, अगर बात करें जिस प्रकार आपने 2006 में शुरुआत की, सबसे बड़ी चुनौती किस प्रकार आपने हैंडल की और क्या थी? देखिए, 2006 में जब मेरी शुरुआत हुई तो सबसे पहले पत्रकारिता के भीतर आना और दूसरे जो पत्रकार साथी हैं वो मुझे स्वीकार कर लें, ये मेरी सबसे बड़ी चुनौती थी। अब ये खाली पत्रकारिता का नहीं है, आप अगर खेती किसानी भी कर रहे हैं और थोड़ा अलग हटकर, लीग से अलग हटकर चलने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको रोकने टोकने वाले बहुत होते हैं, परंतु फिर भी आपको वहां अपने रास्ते पे चलना होता है, और एक पड़ोसी खेत वाला भी आपको स्वीकार करने में बहुत लंबा वक्त लगा देता है। बिल्कुल। तो पत्रकारिता में निश्चित रूप से शुरुआती दौर की चुनौती तो ये थी कि आप अपने आप को जो मित्र साथी थे उस वक्त के, वो आपको स्वीकार क्यों करें। नए पत्रकार, नई, नॉट अलाउड, कौन है, कहाँ का है, किस जाति का है, ये बीकानेर में काफी ज्यादा था, और मैंने ये बहुत सी जगह देखा भी है। तो वहां धीरे धीरे खुद को स्थापित करने में अपना जोर लगाया, और 4-6 महीने में बाद में ऐसा हुआ कि पत्रकार साथी भी अपने साथ रखने लग गए, और खबरों के माध्यम से इस समाचार जगत में अपना स्पेस, अपनी जगह जो है वो भी बननी शुरू हो गई। फिर यहां से सफर शुरू होता है जो अनवरत कोरोना काल तक जारी रहता है। बिल्कुल सर, अगर बात करें जिस प्रकार लगातार आपने देखा होगा कि पत्रकारों पे अक्सर हमले होते हैं, लगातार किसी खबर को लेकर हमले करवा दिए जाते हैं। अगर आप एक सच्ची खबर पे जाते हैं, उस खबर को आप उठाने की, उस खबर की पूरी प्रमुखता तक जाकर, जिस प्रकार आपने एक खेजड़ी प्रकरण उजागर किया था, तो काफी धमकियां भी मिलती है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं रवि बिश्नोई की आवाज दबा दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी सदा के लिए? अगर ऐसा लगता है तो मत करो, पत्रकारिता मत करो। ऐसे काम करने की क्या जरूरत है? अगर आपको डर लगता है और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको दबा दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, तरह तरह के साम दाम दंड भेद अपनाए जाएंगे, फिर आपको इस प्रोफेशन में बने रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। छोड़िए तुरंत और रेडी लगा लीजिए, पकौड़े बनाइए। बिल्कुल। अगर बात करें निस्वार्थ भावना से पत्रकारिता करना कितना मुश्किल हो चुका है आज के दिन? आज के दौर में निश्चित रूप से चुनौतियां बढ़ चली है, इसलिए कि पत्रकारिता तो शुरू से चुनौतियों का काम रहा है। देखिए, पत्रकारिता को चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है?
इसी में इसका सार छुपा हुआ है। जी हमारी संविधान में 3 स्तंभ बताए गए हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। चौथे संविधान में पत्रकारिता को नहीं दर्शाया गया है कि वो चौथा स्तंभ है, परंतु एक मकान का चौथा पिलर अगर कोई है तो पत्रकारिता है। इसे इस रूप में देखा गया है। मुझसे पहले भी बहुतेरे पत्रकार हुए हैं, मुझसे पहले भी लोगों ने बहुत बेहतरीन पत्रकारिता की है। उन्हें भी बहुत मुश्किलें आई होगी, बहुत उन्होंने चोट खाई होगी, फिर भी वो अपने कर्म को करते रहे और करते करते इस तरह से इसके भीतर शामिल हो गए कि अब वो चाहकर भी कुछ और नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी स्थिति तब हो जाती है जब आप किसी के प्यार में पड़ जाते हो। ये वही बात है जब एक नया बच्चा जो होता है वो कॉलेज में जाता है और उस वक्त उसका इंटरेक्शन, आकर्षण अगर किसी दोस्त से हो जाता है तो वो उसके प्यार में पड़ जाता है, और प्यार में पड़ा हुआ व्यक्ति जो होता है वो अपना 100% देता है। तो मैंने मेरे इस प्रोफेशन से प्यार किया। प्यार करने के बाद में अपने आप ही चीजें होती चली गई। लोगों से, अन्य दूसरों से अलग दिखना। अलग दिखने के लिए एक सिंपल सी थ्योरी है कि आप धरातल पर बारीक से बारीक चीजों को देखो, समझो और उसको प्रकाशित में ला दो। मैं पत्रकार का मतलब ये नहीं मानता कि आप लड़ाई करो, दंगा करो या ऐसी खबरें करो जिसमें जान जोखिम हो। वो तो बाद की बात है, वो अपने आप होती है। पत्रकारिता का मतलब ये है सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर करके सत्ता पक्ष तक पहुंचा दो, विपक्ष तक पहुंचा दो, ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके। हम पत्रकार जो है एक माध्यम है उन कमियों को और उन कमजोरियों को उजागर करने वाले, जिन पर सत्ता पक्ष को भी गौर करना चाहिए और जिन पर विपक्ष को भी गौर करना चाहिए। अब सत्ता पक्ष में पार्टी कौन सी है ये नहीं देखा जाता। पत्रकार का सच्चा दोस्त विपक्ष होता है। आज अगर कांग्रेस विपक्ष में है तो वो पत्रकार की सबसे करीब की पार्टी है जी। अगर कल बीजेपी विपक्ष में थी बीते कल, तो वो पत्रकार की सबसे करीबी दोस्त है। वजह यह है कि पत्रकार को अपनी खबरों को पंख लगवाने के लिए विपक्ष की आवश्यकता होती है। आवाज वो उठाएंगे, मुद्दा वो उठाएंगे, हम उस मुद्दे को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। हम आंदोलनकारी नहीं है, पर हमारी किसी खबर से आंदोलन हो सकता है। इतनी सी पत्रकारिता है, ज्यादा समझने की इसको जरूरत भी नहीं है। ये कर लो तो ये पत्रकारिता हो जाती है। बिल्कुल। रवि बिश्नोई ने कभी सोचा कि फायदे के लिए समझौता कर लिया जाए? खबरों में फायदे के लिए तो निश्चित रूप से बहुत सी चीजें करनी पड़ती है। अब खबरों में फायदा कैसे कि अगर आप तरीकों से होता है, एक तो अपने जेब के लिए और एक अलग। देखो, आपकी खबर जितनी चलेगी उतने ही मौके भी आपको मिलते हैं। बिल्कुल, है ना। अब आप समझौता कहां करते हैं वो तो आप पे खुद पे डिपेंड करता है। रही बात मेरे साथ, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैंने बहुत क्रांतिकारी पत्रकारिता की हो। हाँ, मुझे जो मेरे व्यूअर्स थे, मेरे दर्शक थे, वो निश्चित रूप से ये कहते थे कि बहुत डेयरिंग, बहुत साहसी पत्रकार है। तो वो प्रेरणा मिलती है उससे आगे और बेहतर करने की। समझौता मैंने नहीं किया। समझौता मैंने किया मेरे खुद के जीवन से। जैसे जो समय मुझे मेरे परिवार को देना चाहिए था या रिश्तेदारों को देना चाहिए था, मेरे अजीज मित्रों को देना चाहिए था, वो समय मैंने मेरे काम को दिया। उस वजह से वो 3-4 जो चीजें हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है, वो थोड़ा मुझसे एक वक्त में दूर जरूर हो गए थे, परंतु पत्रकारिता मेरे बहुत नजदीक आ गई थी। इसलिए मैंने समझौता शब्द जो है, ऐसा नहीं है कि किसी पे आप अड़ के खड़े हो गए तो अड़ के खड़े ही हो गए। रास्ता थोड़ा सा 2 कदम पीछे ले लीजिए, वापस घूमकर आपकी खबर पर आ जाइए। ये एक आज के दौर में करना जरूर पड़ सकता है। बिल्कुल। अगर बात करें जिस प्रकार रवि बिश्नोई जनता के लिए आवाज उठाता है, जनता का फायदा हो उस खबर को प्रकाशित करता है, आपको लगता है वो जनता आपके नहीं, मैं नेता थोड़ी हूं। वो तो नेता को हिसाब लगाना है कि मेरे साथ कितने वोटर जुड़ गए, मेरे साथ कितनी जनता जुड़ गई। मैं समाज सेवी भी नहीं हूं कि मुझे समाज की सेवा करनी है इसलिए मैं ये करूं। मैंने कहा ना, पत्रकारिता एक मिशन की तरह है। पत्रकारिता सत्ता पक्ष
की जो कमियां रह जाती है उनको उजागर करने वाली चीज जो है वो पत्रकारिता है। हाँ, इतना जरूर है कि जब आप टीवी पे दिखते हो और अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी खबरें करते हो और लोगों की जब तारीफें मिलती है तब संतुष्टि बहुत होती है, बहुत संतुष्टि मिलती है। आप कहीं जाते हो तो चर्चा का विषय बन जाते हो कि अच्छा आप हैं रवि जी, आपकी वो खबर देखी थी, ये देखी थी। वो एक आपके लिए पारितोषिक है, आपके लिए एक इनाम है। परंतु मैं बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं हूं कि आपके पीछे जनता कितनी है। जनता पीछे पत्रकार के होनी भी नहीं चाहिए। जनता तो पीछे राजनेता की अच्छी लगती बात है। एक आप खबर कर रहे हो अपनी सच्चाई दिखाने के लिए, आखिरकार उस पत्रकार को कीमत चुकानी पड़ती है, किसी तरीके से चुकानी पड़ती है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। देखिए, खबर खबर होती है, उसमें किसी का निजी स्वार्थ नहीं होता और इसमें किसी का बड़ा स्वार्थ या दूसरों का स्वार्थ नहीं होता। खबर तो खबर है। मैंने आपको बताया ना, ऐसी चीज जो बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित कर रही है, आपके साथ कुछ अलग से इंडिविजुअल कोई घटना हो गई, अन्याय तो आपके साथ भी हो रहा है, वो भी मेरी खबर है। अगर आपके मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचाई जा रही है, अगर आपके अधिकारों को कोई अन्य व्यक्ति कटौती कर रहा है, तो मैं उसकी भी खबर बना सकता हूं। अब आप मेरे मित्र हो, इसका मतलब यह नहीं है कि वो निजी खबर हो गई मेरी। दरअसल हमें ये आजादी जो मिलती है वो संविधान के द्वारा मिलती है और संविधान पत्रकार के लिए कोई अलग से नहीं बना। जो भारतीय नागरिक के लिए संविधान है वैसा ही संविधान पत्रकार के लिए भी है। पत्रकार नामक कोई अलग से पोस्ट नहीं है, अलग से पद नहीं है कि पत्रकार को एक अलग दृष्टि से देखा जाए या पत्रकार का एक अलग ऑफिस होगा या पत्रकार का कोई अलग स्तर होगा, वैसा नहीं है। पत्रकार जनता, आम लोग, जैसा आपका अधिकार है वैसा ही एक पत्रकार का अधिकार होता है। क्योंकि हम दोनों ही पेशे से पत्रकार हैं, पत्रकारिता को समझने के लिए आप फिर चाहे कोई सी भी खबर कर लो, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप निजी हित वाली खबर कर रहे हो। अगर आप में ये इस भावना से उस खबर को बना रहे हो कि ये एक व्यक्ति के अधिकार हनन हो रहे हैं और अगर मैं इस चीज को प्रकाशन में लाऊं तो उस व्यक्ति को रिलीफ मिलेगा और ये रिलीफ जो है ये संविधान के मुताबिक मिलेगा। लोकतंत्र में आवाज उठाना हर किसी व्यक्ति की, वो ही पत्रकारिता में मानता हूं। वो ना तो किसी के लिए निजी स्वार्थ वाली हो सकती है, ना ही किसी के लिए किसी बहुत बड़े वर्ग के स्वार्थ वाली हो सकती है। जिस प्रकार लगातार अब रवि जी पत्रकारिता का दौर है, नए नए चेहरे सामने आते हैं। अगर बात करें, कभी ऐसी कोई घटना या कोई ऐसा कोई पल आया हो जिस प्रकार आपने सोचा हो कि ये पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि एक पत्रकार तो जमीन से उठाकर खबर को भगवान तक पहुंचाता है और वो जनता तक ऐसी खबर प्रकाशित करता है कि जनता उसे देख के कहती है कि खबर है। एक समय ऐसा आ जाता है कि यार ये खबरें क्या है, इन खबरों से अब पत्रकारिता पे कलंक लगने लग गया। नहीं, खबरों से पत्रकारिता पे कलंक नहीं लगता और ऐसा मन में खबरों की वजह से कभी नहीं आया कि पत्रकारिता जो मैंने की है वो बेकार है, इसे छोड़ देना चाहिए। चाहे वो छोटी खबर हो चाहे बड़ी खबर हो, खबर के व्यूज कितने आ रहे हैं, उसको टीआरपी कितनी मिल रही है, उससे तय हो रहा है कि ये खबर बड़ी है या छोटी है। अन्यथा खबर तो खबर है। परंतु हां, इतना जरूर महसूस हुआ, कब, वो भी जब जब उम्र 45 से पार जाने लगी, बच्चों की हाइट कंधों के बराबर आने लगी, तब ऐसा महसूस जरूर हुआ कि अगर इस पत्रकारिता की जगह मैं किसी दूसरे प्रोफेशन में होता, सब्जी की रेडी भी लगा लेता, तो मैं मेरे परिवार को ज्यादा सुख सुविधा दे पाता। इतना कई बार लगा है और पिछले 4-5 साल में ज्यादा लगा है। परंतु ऐसा कभी नहीं लगा कि पत्रकारिता कर ली इस वजह से मेरे साथ ये लॉस हो गया, ये नुकसान हो गया। पत्रकारिता की वजह से मुझे बहुत बहुत फायदा हुआ। मेरा परिवार जो है वो 5-6 लोगों तक सीमित नहीं है, मेरा परिवार हजारों लोगों तक सीमित हो चला है। जो मेरी खबरों को पसंद करते हैं, जिन्होंने मेरी उस खबर के पीछे मेरे त्याग को देखा है, वो सब मेरा परिवार बन गए। मेरा हालचाल जानने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, मेरी परवाह करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। तो पत्रकारिता से फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। परंतु हां, इतना जरूर है कि जब आपके बच्चे आपके कंधे के बराबर आने लग जाएं, तब थोड़ा एक चिंता जरूर होती है, एक आर्थिक रूप से,
कि अगर मैंने ये नहीं करके कुछ और किया होता, ही पकोड़े तलने वाला ठेला लगा लिया होता, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमा लेता। इतना सा कभी मन में मलाल आता है। अच्छा, तो सर एक जैसे आज तक की सबसे खास रिपोर्टिंग आपकी क्या रही है, वो खास वाला जरूर बताएं कि आपने बिल्कुल आपको लगा हो कि बिल्कुल आज एक अच्छे लेवल से अपने काम किया तो आज इस चुनौती तक पहुंची। देखिए, पत्रकार के लिए प्रत्येक दिन जो है वो खास होता है। मैंने कल कितना बेहतरीन काम किया और दिन भर टीवी में चलता रहा, छाया रहा, एडिटर के भी फोन आ गए, शाबाशियां मिल गई, लोगों के भी फोन आ गए, बधाइयां मिल गई, परंतु अगले दिन फिर से कुआं खोदना होगा और फिर से उसमें से पानी निकाल के पानी पीना होगा। हाँ, कुछ खबरें ऐसी है जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा दूसरे लोगों तक पहुंचाया हो, जिनकी टीआरपी बहुत ज्यादा रही हो, जिनकी गूंज भी कई सालों तक अलग है, परंतु मेरे दिल के जो सबसे ज्यादा करीब खबर थी, वो खबर मेरे शुरुआती दौर की थी, जिसमें बीकानेर के संभाग के सबसे बड़े पीबीएम हॉस्पिटल के बाहर एक महिला जिसकी आयु लगभग 60 वर्ष के आसपास थी, वो बाहर जहां गाड़ियां निकलती है पार्किंग के इलाके के पास, जहां से लोगों का आना जाना का तांता लगा रहता है, वो वहां पड़ी हुई थी और बिल्कुल बेसुध सी पड़ी हुई थी और उसके शरीर पर जो घाव थे, उन घावों से बाकायदा कीड़े निकलते हुए देखे थे मैंने। जैसे सड़े हुए फल में से कीड़े निकलते हैं, वैसे कीड़े सफेद रंग के, काली काली उनकी आंखें थी, वो रेंगते हुए मैंने देखे थे। मुझे लोगों ने फोन किया, मैं वहां पर गया, मैंने उस खबर को शूट किया। शूट करने के बाद मैंने पीबीएम के उस वक्त के जो अधीक्षक थे उनको फोन किया, उनको कहा कि बाद में पता और भी ज्यादा हैरत तब हुई जब ये मालूम चला कि ये महिला पिछले 10-15 दिनों से पीबीएम अस्पताल में ही भर्ती थी, परंतु उसको ना तो कोई लेने आ रहा था, ना ही उसकी कोई दवा दारू की व्यवस्था कर रहा था। तो उस महिला को वहां के स्टाफ ने बाहर निकाल दिया ताकि ये यहां से चली जाए। उस महिला को 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद खुद मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य वहां पर पहुंचे, अधीक्षक पहुंचे, खबरों का जब प्रकाशन हुआ तब, और उस महिला को वापस न केवल भर्ती किया गया बल्कि उसको एकदम नहला दिला के उसके शरीर की सारी सफाई करके उसको बकायदा पुनः जो है वार्ड में भर्ती किया गया। वो महिला कई दिनों बाद में ठीक हुई। ठीक होने के बाद में उस महिला ने जो है उसे भर्ती करवाने वाले उस शख्स के बारे में पता लगाने का प्रयास किया। वो महिला मेरे ऑफिस तक आई, ईटीवी में मैं उस वक्त हुआ करता था, रविंद्र मंच के सामने मेरा ऑफिस था, वहां तक आई और उसने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे और वो मेरे जीवन की, मैं मानता हूं कि वो सबसे बड़ी खबर थी। मुझे ये पता चला कि मैं क्या कर सकता हूं। मुझे ये पता चला कि जिस अस्पताल से मरीज को बाहर निकाल दिया जाता है, मैं उसको 1 घंटे में वापस भर्ती करवा सकता हूं। ये मुझे मेरी अंदर से ताकत महसूस हुई और वो महिला ठीक होने के बाद में ढेर सारा आशीर्वाद मुझे देके गई। तो वो मेरी नजर में सबसे बेस्ट खबर थी अब तक की और शुरुआती दौर की थी। उसने उसने मुझे बहुत आत्मिक संतुष्टि दी। इसके अलावा निशांत भाई, अगर मेरे पूरे करियर को दर्शकों की नजर से मैं देखूं या मेरे एडिटर साहिबान जो उस वक्त थे उनकी नजर से देखूं, तो गैंगस्टर आनंद पाल का जो एनकाउंटर था उसमें टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण थी। मैंने सही समय पर उस खबर को ब्रेक किया। वो खबर ईटीवी पर ही चल रही थी। खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अगले दिन सुबह कहा था कि उनको तो हालांकि पुलिस से पता चल गया था, परंतु गुलाब चंद कटारिया गृह मंत्री थे, उनको ये नहीं मालूम था कि आनंद पाल का एनकाउंटर हो गया सुबह 3-4 बजे तक तड़के। और बहुत से लोग पूरे देश भर में, इवन आनंद पाल के समर्थक बाहर भी रह रहे थे, उन सब लोगों को ईटीवी के जरिए उस खबर को मालूम चला और न केवल मालूम चला बल्कि उन्होंने एनकाउंटर के पल पल को, जो एनकाउंटर जिस तरह से जिन परिस्थितियों में हुआ था वो ईटीवी पर देखा। तो मेरे जो मुझे टीआरपी दिलवाने वाली खबर थी वो गैंगस्टर आनंद पाल की थी। इसके अलावा बहुत सी ऐसी खबरें थी जो डिफेंस की खबरें थी, बीएसएफ की। एक बार एक बीएसएफ के फौजी का हिमाचल से वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने दाल में सिर्फ पानी दिखाया था, दाल नहीं थी, और वो डिफेंस के हलकों में और उस वक्त की सरकार पे काफी बड़ा करारा तमाचा था।
परंतु मैंने उसके बाद में जो सच्चाइयां थी बिना किसी को बताए वो दिखाई लोगों को, और ये मालूम चला कि एक कटोरी में अगर सिर्फ पानी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी फोर्स की दाल की कटोरियों में पानी था। बहुत सी जगह हमारी फोर्सेस के अच्छी अच्छी चीजें मैंने बताई। सत्ता या सिस्टम से टकराव के अनुभव जानना चाहूंगा जरूर आपसे। देखिए, मैंने कहा ना, आप किसी की कमी निकालेंगे तो टकराव उससे तुरंत हो जाएगा। जी। अगर आप घर में भी, अगर आपका कोई भाई है, बच्चे हैं, बीवी है, अगर किसी को उसकी कमी बताएंगे या कोई मुझे अगर मेरी कमी बताएगा तो हल्का सा ईगो डिस्टर्ब तो हो ही जाता है, टकराव तो हो ही जाता है। परंतु हाँ, पत्रकार का काम है सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर करना। जी। इसलिए मैंने वो उजागर किया, और मैंने जो है वो टकराव वाली स्थिति तो बहुत बार आई, जी। परंतु मैंने मेरी खबरें चलाई तो इसलिए वो टकराव ज्यादा, जितनी लंबी खबरें चली उतना ही टकराव कम हो गया। अच्छा, लगातार बहुत बार हुआ। कभी ऐसा नहीं लगा कि यार कहीं गोली ना आ जाए या कोई ऐसा कोई पल ना आ जाए कि रवि बिश्नोई को घर बैठना पड़े? नहीं, ऐसा कभी इसलिए नहीं लगा। गोली गाली और ये सब चीजें नहीं होती। देखो, पत्रकारिता में मुझे नहीं लगता कि कोई आपको गोली मार देगा। कई बार हो जाता है बस। नहीं, सामान्य व्यक्ति वो तब होगा ना जब आप अपनी खबरों में समझौता कर रहे हो। नहीं, कोई आपको गोली नहीं मार सकता। ये सब चीजें मैं मानता हूं कहीं न कहीं व्यक्तिगत द्वेषता हो जाती है। आपसे मैंने व्यक्तिगत द्वेषता पाल ली और आपके पीछे ही पड़ गया और इंटेंशनली आपको टॉर्चर कर रहा हूं। खबर तो ठीक है अपनी जगह, पर मैं आपको, जिसे अपन कहता है ना मारवाड़ी में, कुचल रहा हूं, लगातार कुचलने किए जा रहा हूं। सामने वाला व्यक्ति फेड अप होगा। बिल्कुल। आप अपनी हद में रहकर पत्रकारिता करिए, कोई गोली नहीं मारेगा। तो सर, आम जनता की उम्मीदें कितनी बदल गई हैं पत्रकारों से? ये आपका सवाल लाख टके का है। क्या होता है कि जब वो सिस्टम से परेशान हो जाता है, जितनी भी दूसरी चीजों से परेशानी उसे होगी, तो उसे पत्रकारिता की और पत्रकार की याद आए। बिल्कुल। तो आज के दौर में क्या है कि बहुत से लोगों की बहुत सी परेशानी है, और उन परेशानियों से निजात पाने के लिए सबसे पहले तो, अगर कोई क्राइम हो रहा हो या पीड़ित हो रहा हो, तो सबसे पहले तो वो खाकी वर्दी को फोन करता है। आप देख लीजिए, कहीं आग लगी है ना, तो भी पहले पुलिस को फोन कर दो, जबकि आग बुझाने का काम पुलिस का नहीं है। बिल्कुल। हॉस्पिटल के अंदर आपका इलाज सही नहीं मिल रहा, पुलिस को बुला दो, जबकि पुलिस का काम इलाज करना नहीं है। तो सबसे पहले आज की तारीख में हिंदुस्तान में पुलिस को ही कॉल किया जाता है। इसीलिए पुलिस की ड्यूटी इतनी सख्त होती है, इसीलिए वो इतने तनाव में रहते हैं, और इसीलिए उनसे गलतियों पर गलतियां होती है। शायद उनकी तनख्वाह बहुत कम होती है, इसलिए वो फिर ऊपरी कमाई पर यकीन ज्यादा करते हैं। परंतु हां, अगर किसी पत्रकार के पास लगातार जन समस्याओं को उठाने के लिए फोन आ रहे हैं, तो उस पत्रकार को मन ही मन में ये सोच लेना चाहिए कि वो सही रास्ते पर है। जितनी अधिक से अधिक जन समस्याओं को उठाने का मौका किसी पत्रकार को मिलेगा, तो इसका मतलब वो सही पत्रकारिता कर रहा है, और उसे वैसा करते भी रहना चाहिए। बिल्कुल। तो सर, एक बात और जानना चाहूंगा, जिस पर आज की मीडिया को आप कैसे देखते हैं? मीडिया ही है। चेंजेस इतना आया है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, प्रिंट मीडिया थी, अब सोशल मीडिया आ गई है। अब अगर कोई चाहे तो भी मैनिपुलेट चीजों को नहीं कर सकता। पत्रकार, अब हर व्यक्ति, वो व्यक्ति पत्रकार है जिसके हाथ में स्मार्टफोन है। उसे तरीका पता होना चाहिए कि इसको हॉरिजॉन्टल लेना है, इसको वर्टिकल लेना है, या इसको सीधा रखना है या आड़ा रखना है, उसमें बोलना क्या है। फर्क इतना ही रह गया, बाकी कोई चीज छुपी हुई आज के दौर में रह नहीं सकती। और अब तो और ज्यादा चुनौती होगी पत्रकारिता। वो इसलिए हो गई कि पहले बमुश्किल एक दिन में 5 खबरें मिल पाती थी इधर उधर अपने इन्फॉर्मर से, जानकारों से। अब आपको उस 5 की जगह 50,000 खबरें पर डे मिल सकती है, और आपको उसमें से सेलेक्ट करना है, चूज करना है कि सोशल मीडिया पे जो 50,000 चीजें हैं, उनमें से वास्तविक जन समस्या से जुड़ी हुई कौन सी चीज है, आप उसको उठाओ, उसको सरकार तक पहुंचा दो। आपका काम इतना ही।
अगर बात करें सर, जिस प्रकार टीआरपी और रियल रिपोर्टिंग में कितना फर्क मानते देखिए, दौर बदल गया है। पत्रकारिता अब फ्री में नहीं होती, बिजनेस हो गया है, कॉर्पोरेट जगत हो गया है, व्यवसायिकता इस फील्ड में भी आ गई है। तभी तो देखिए ना, पहले के दौर में तो एक सीधा साधा लंबा चोगा पहने हुए, अपने कंधे पर एक जूट का बैग टंगाए हुए, एक कलम और डायरी लिए हुए वो पत्रकार हुआ करता था। अब आप और हम बैठे हैं चमचमाते हुए माइक के आगे, हमारे 2-3 माइक लगे हुए हैं, इनका एक्सपेंसेस, इनका खर्चा, हाथ में बिस्लरी की बोतल है, तो ये सब चीजें मैनेज करने के लिए आपको खर्चा भी करना पड़ेगा। और जब आप खर्चा करेंगे तब आपको उसकी कमाई भी करनी पड़ेगी। तो पत्रकारिता के साथ बिजनेस मिक्स हो गया। सही तरीके से बिजनेस किया जाए तो बहुत बेहतर है। अगर गलत तरीके से आप पैसा कमा रहे हो पत्रकारिता के जरिए तो वो बहुत गलत है। वो खाली पत्रकार आपके लिए गलत नहीं है, वो समाज के लिए भी गलत है। परिभाषा ही बदले जा रही है। पत्रकारिता क्या थी, पत्रकार क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इस सारे सिस्टम को ये पैसा जो है बदल रहा है। तो निश्चित रूप से एक अच्छे, सच्चे, निर्भीक, साहसी पत्रकार को खोजते हुए लोग खबरें आप तक खुद तक आ जाएगी। मेरे कोरोना काल के बाद में मेरा जीवन काफी बदला। मैं बड़े शहर को छोड़कर गांव में भी नहीं बल्कि ढाणी में रहने लगा, क्योंकि मेरी परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई थी। परंतु फिर भी जो मेरे 14, 15, 16 साल का जो दौर था पत्रकारिता का, वो मुझे ढूंढ के अब ढाणी में भी आ जाते हैं। और अगर कोई एक सामान्य पत्रकार 1 महीने में 10 खबरें करता है और मैं 10 महीने में 1 खबर करता हूं, तो वो वैल्यू बराबर हो जाती है। यही ऐसी कुछ खबरें तो मैंने जैसे ही उनका इस्तेमाल किया तो उस चीज को वापस रिलीफ मिलने की गारंटी कुछ लोगों को हो जाती है। इसलिए ये कहना सही है कि दौर तो काफी बदला है, पर देखिए गाड़ियां बहुत बदल गई है ना। पहले रिक्शा, ऑटो रिक्शा होता था, आजकल ईवी आ गए, सब कुछ आ गए, पर जो उसको पहिए को घुमाने वाली जो चक्री है ना, वो ही रहेगी। मतलब पत्रकारिता तो अगर वो की वही रहेगी, उसको चलाने के 10 तरीके हो सकते हैं। सही समय पे खबर दिखाई जाए ताकि एक आपकी तरह हम अपनी पत्रकारिता प्रकाशित कर सकें लोगों के सामने। देखिए निशान भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा भी कोई उस वक्त में मार्गदर्शक रहा होगा। बहुत से लोग थे जिनको मैं देख देख के सीखता था। मुझे अच्छे और बुरे का ज्ञान फील्ड में आने के बाद में हो गया। अब जो पत्रकार आ रहे हैं, एक पहली बात तो ये कि पत्रकारिता में कोई भी आ सकता है, बिल्कुल, है ना। होना ये चाहिए था हमारे हिंदुस्तान में कि आप एक डिग्री करिए, उसके बाद में पत्रकारिता में आइए। परंतु अब यहां डिग्री की भी जरूरत नहीं है। आप अगर कम शिक्षा आपकी है तो भी आप पत्रकार बन रहे हैं। मैंने कहा ना, मोबाइल जिसके हाथ में वो पत्रकार है। परंतु भीड़ से छंटते आपका खुद का 1-2 साल का अनुभव जो है वो आपको एक सच्चे पत्रकार की तरफ ले जाने लग जाएगा। आप मेहनत करिए, स्टोरीज को ढूंढिए, खबरों को ढूंढिए। खबर ये नहीं है कि फलानी जगह एक्सीडेंट हो गया और 2 खत्म हो गए, 4 घायल हो गए। खबर ये है कि वो एक्सीडेंट क्यों हुआ, और उसके बाद में एक्सीडेंट हो गया, अब वहां जो जिम्मेवार थे तुरंत रिलीफ पहुंचाने वाले, वो कितने टाइम से पहुंचे, और उसके बाद में उनका इलाज कैसे हो रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात, अगर उसमें कोई खत्म हो गया तो उसका घर उसके जीवित रहते कैसे चल रहा था और उसके जाने के बाद में कैसे चलेगा। स्टोरी इस तरह से बनाई जा सकती है। बहुत से एंगल निकलते हैं, अपने आप ही एंगल निकलते हैं। 2 मर गए, 4 खत्म हो गए। सबसे पहले, सबसे तेज आपका विश्वास, हमारा साथ, और हम उसको बड़ी हंसते हुए, हंसी ठिठोली करते हुए, वो खबर जो है पता ही नहीं चलता हमें कब उसका वॉइस ओवर कर लेते हैं और कब उसको फटाफट फेसबुक, यूट्यूब या अपने चैनल को भेज देते हैं। और फिर हम ये और कहते हैं कि देख, सबसे पहले मैंने चलाई थी। बिल्कुल। तो सबसे पहले चलाना अलग बात है और खबर चलाना अलग बात है। पहले तो बहुत चला देंगे ना हम, बिजली से तो तेज आप हो ही नहीं सकते। बिल्कुल, उससे भी तेज होके दिखाइए। बिना बटन दबने से पहले लाइट आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। वो आके दिखाइए, तब तो माने कि आप सबसे तेज हैं। नहीं तो आज के इस दौर में
10 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, ये सब सारी तेज है। अब सर, जब आपने पत्रकारिता शुरू की, शुरू के समय में आपसे जानना चाहूंगा, घर से कभी ऐसा मतलब कभी रोक होती है, घर वाले कहते हैं कि इस फील्ड में नहीं जाना आपको, या आपके फादर साहब ने या कोई आपकी फैमिली में ऐसा कोई भी आया हो जो आपको ऐसे लगा कि यार ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, वो समझने का मौका कभी? हाँ, होता है। जो मेरा दौर था उस वक्त पत्रकारिता का, उस दौर में घर वालों को थोड़ी सी चिंता हुई थी कि थोड़ा टफ है। सबसे बड़ी बात तो इसमें पैसा नहीं। कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि उसकी औलाद ऐसे फील्ड में आगे बढ़े जिसमें पैसा नहीं। तो वो तो एक जरूर निश्चित रूप से था। माँ को थोड़ी चिंता होती थी, क्योंकि पत्रकारिता अगर आप कर रहे हैं तो आप 24/7 चलना पड़ेगा, बिल्कुल। है ना। शुरुआती दौर में तो पुलिस से 5 मिनट पहले अगर आप कहीं किसी चीज जगह पहुंच रहे हैं, पुलिस से भी 5 मिनट पहले, तब आप पत्रकारिता कर पाएंगे। किसी जगह आग लगी है तो आप दमकल से भी पहले आप अगर पहुंच गए तो आप उस विजुअल्स को कैप्चर कर पाएंगे, जब दमकल कर्मी अपनी गाड़ी की पाइप निकालता है और उसकी बटन ऑन करके जनरेटर को और पानी छिड़कने लगता है, और उस वक्त मान लो उसमें से पानी नहीं निकले, वो खाली टैंकर आ जाए या उसकी मोटर खराब हो जाए, तो खबर तो वही है ना। तो यह बात आपकी सही है कि शुरुआती दौर में ऐसा था, पर मेरे तो देखो 7 पुश्तों में भी कोई पत्रकार नहीं रहा। मुझे तो वो दौर याद है मेरे दादाजी वाले वक्त में, जब टीवी देखने के लिए हम दूसरों घरों की ओर जाते थे और उसको भी मुंह फाड़ के यूं देखा करते थे। तो जब मैं टीवी में आने लगा तो मेरे परिवार को, मेरे रिश्तेदारों को, सबको बहुत खुशी हुई। लोग यकीन नहीं करते थे कि ये ऐसे भी बोल लेगा क्या, इस तरह से धारा प्रवाह बोल लेगा क्या, या इतनी अच्छी खबरें बना लेगा क्या। धीरे धीरे सब हैबिट में शुमार हो गया। और अब मेरे घर वाले, मेरे न केवल पेरेंट्स बल्कि जिनका मैं पेरेंट्स हूं, वो भी मेरे पर गर्व करते हैं। सर, पहली बार जब टीवी में दिखे तो घर वालों को कैसा महसूस हुआ? जब आप खबर करके घर पे लौटे तो सबसे पहले मतलब क्या आपकी प्रतिक्रिया थी, मतलब फैमिली की? देखिए क्या होता है, आप खबर करके लौट गए, खबर आपने आपके चैनल तक भिजवा दी, उसके बाद में सभी लोग टीवी की तरफ टकटकी लगाकर रखते हैं, और पत्रकार के मन में ये चल रहा होता है कि यार कब चलेगी, चलेगी या नहीं चलेगी। नहीं चली तो मारे जाएंगे। जिसकी खबर बना के लेके आए वो भी पूछेगा तो आया ही नहीं थी, मेरी खबर तो आई नहीं। घर वाले सुबह से लेकर शाम तक अपन बाहर थे, बेटा कब आएगी कब आएगी। वो एक सभी के साथ होता है दौर, वो मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। पर धीरे धीरे जब मेरे सीनियर्स को मेरी काबिलियत का मालूम चला, मेरी वॉइस ओवर का मालूम चला, मेरी स्क्रिप्टिंग का मालूम चला, या घटना स्थल से आप किस तरह से लाइव कर रहे हैं, कितनी सादगी के साथ और सरलता के साथ उसको दिखा रहे हैं, ये सब चीजें जब मेरे सीनियर्स को मालूम चली तो निश्चित रूप से मदद करने वाले भी बहुत होते हैं, और धीरे धीरे उन्होंने मुझे प्रमोट करना शुरू किया। और उसके बाद में मैं तकरीबन 16 साल तक बीकानेर संभाग में, चारों जिलों में लगभग 2-3 न्यूज चैनल्स में मैं इधर उधर घूम लिया। सब जगह बहुत बढ़िया मेरे काम को सराहा गया। एक और निशांत भाई, युवा पत्रकारों की आपने बात की थी। मेरा जो ईटीवी का दौर था, क्योंकि मैं गांव ढाणी से था, बिल्कुल, है ना, तो एक बड़े शहर में जाकर इस तरह से पत्रकारिता में स्थापित होना, मुझे पता था कितना संघर्ष है। बहुत 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 मेहनत करनी पड़ी, बहुत आलोचनाएं झेलनी पड़ी। परंतु जब मेरे ईटीवी का दौर आया और मैं बीकानेर संभाग प्रभारी बना, तब मैंने ये प्रयास किया कि जो दूर दराज के गांवों में, कस्बों में जो युवा साथी हैं, उनको एक अच्छी पत्रकारिता वाले दौर की तरफ मैं लेकर जाऊं। तो ऐसे मेरे बहुत से साथी हैं जो पत्रकारिता का एबीसीडी भी नहीं जानते थे, और मैंने उन्हें पर्सनली ट्रेन करना शुरू किया। फिर उनको ईटीवी में लेके आया। उस वक्त ईटीवी का बहुत बड़ा बोलबाला था, और अगर उसमें कोई पत्रकार लगा हुआ है तो वो अपने आप को हटाने वाली स्थिति में तो मानता ही नहीं था। उस दौर में भी उन सभी चीजों को बदलाव किया और नए साथियों को उसमें लेके आया, ऐसा जो पत्रकारिता के मूल्यों को समझते हों, जानते हों,
उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया, लगभग 4 साल तक 5 साल तक मेरे साथ काम किया। फिर मैं ईटीवी जब छोड़ के मेरा ट्रांसफ़र हुआ, जयपुर हुआ और फिर मैंने कोरोना काल आया, मैंने रिज़ाइन किया। वो साथी आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी-अच्छी जगह पत्रकारिता वो लोग कर रहे हैं। तो आपने इस प्रोफ़ेशन से क्या लिया और इसको वापस क्या दिया? यह भी एक मेरे लिए चुनौती वाली बात थी। अब मुझे काफ़ी संतुष्टि होती है कि मैंने जो पाया इस पत्रकारिता से, वो मैंने इसे रिटर्न भी किया। सर, ये पॉडकास्ट में जो शुरू किया है, आप पहले पत्रकार हो, हमारे मंच पे पहुंचे हो, तो तमाम दर्शकों को क्या कुछ अपील करना चाहोगे? क्योंकि कुछ खूबियां थी इस मंच पे आपको लाने की। कुछ लोग इस पॉडकास्ट को अलग तरीके से देखेंगे, लेकिन मेरा निजी विचार ये था कि आज के पॉडकास्ट को एक सही तरीके से दिखाया जाए, एक पत्रकार की सही परिभाषा समझाई जाए, तो तमाम दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए निशांत भाई, हमारे ज़माने के तो ये शस्त्र, अस्त्र शस्त्र जो नज़र आ रहा है ना, ये हमारे ज़माने के तो है नहीं। परंतु हाँ, अब इनके बिना काम भी नहीं चलना। आपने घरसाना जैसे शहर में, घरसाना की बात और बताऊं मैं आपको, घरसाना की जब इंग्लिश में स्पेलिंग होती है ना, तो उसको घर अलग कीजिए, साना अलग कीजिए, मतलब घर जैसा। जी। घर जैसा लगने वाला जो कस्बा है वो घरसाना है। और यहाँ पर आपने पॉडकास्ट को शुरू किया है, यहाँ के लोगों को इससे बहुत फायदा होने वाला है। उन लोगों को बहुत फायदा होने वाला है जो अपने विचार, अपने बोलना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो कैमरा जो है वो सब सच बोलता है, कैमरा हमेशा सच बोलता है, कैमरा झूठ नहीं बोलता। तो इसके माध्यम से आप यहाँ की प्रतिभाओं को निखार सकते हैं, यहाँ के राजनीतिक जो लोग हैं उनको उनका मंच दे सकते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत है आपकी। आप खुद भी इससे आपके लिए बहुत अच्छा मंच है। आने वाला वक्त जो है वो काफी सुनहरा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगी। दर्शकों से सिर्फ मैं ये अपेक्षा करूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई नई शुरुआत करता है आपके इलाके में, उसका साथ देना चाहिए। भले ही आप जिस तरह से भी दे पाए, मोबाइल पर उसको लाइक करके और उसको आगे शेयर करके भी आप अपना अंश जो है, उस साथ जो है, ऐसे कामों के प्रति दे सकते हैं। तो जितने भी लोग आपका पॉडकास्ट देखें, वो अच्छे लगे या बुरे लगे, प्रतिक्रिया जरूर देनी चाहिए। प्रतिक्रिया देनी चाहिए, जिससे सीखने का मौका मिलेगा। और उसको निश्चित रूप से अगर आप प्रतिक्रिया देंगे तो ये चीज आगे बढ़ेगी, नहीं तो ये चीज यहां खत्म हो जाएगी। मैंने जैसे अमित बिश्नोई का पॉडकास्ट किया, उसमें बहुत सी चीजें हमें सीखने को मिली। क्योंकि एक युवा जब ग्रामीण प्रदेश से निकलकर दुबई तक का सफर करता है तो उसे बहुत सी मुश्किलें देखनी पड़ती है, रियलिटी है ये। तो मैंने लोगों से ये कहा, अक्सर मैंने सोचा कि लोगों की एक प्रतिक्रिया आएंगी अलग अलग तरीके से, लेकिन लोग देखते वीडियो जरूर है, वीडियो देख लेते हैं, ढंग से सुन लेते हैं, सवाल देखते हैं क्या क्या किए हैं, क्या क्या उन्होंने मतलब अपने प्रति बोला है। कुछ लोगों को ऐसे लगता है, लेकिन उसे लाइक और शेयर करना इतना जरूरी क्यों नहीं समझते? देखिए, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 1000 तक हो सकती है। बिल्कुल। आप उसमें कोई सवाल डालिए कि घरसाना में सड़कों पर सफाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सिंपल सवाल है। बिल्कुल। उसका जवाब जो है 100 लोग, उसमें से 900 लोग तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, 100 जवाब देंगे। 100 जवाब जो देंगे वो ये देंगे कि ये होनी चाहिए, कई कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कोई करेगा ही नहीं। तो आप जो 900 लोग हैं उनको आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि वो लोग आपको देख नहीं रहे, देख तो रहे ना, वही बहुत है। संतुष्टि अपने को करनी पड़ेगी। आप किसी से जबरदस्ती प्रतिक्रिया नहीं करवा सकते, जबरदस्ती आप किसी को से लाइक नहीं करवा सकते, शेयर नहीं करवा सकते। कोई बात नहीं, धीरे धीरे कारवां बढ़ेगा, हौसला डाउन मत करना। जरूरी नहीं है कि मैं आपका पॉडकास्ट देख के प्रतिक्रिया करूं जी, लाइक करूं या शेयर करूं। हाँ, करना चाहिए। अगर आपको 100 में से 10 लोगों ने भी ऐसा कर दिया तो भी आप सही है। आप उसके बहुत से कारण हो सकते हैं ना। कई बार मोबाइल हाथ में लेते ही आपका वीडियो चल गया, अब मुझे नहीं दबाना आ रहा लाइक, या मुझे नहीं दबाना आ रहा शेयर, मेरे हाथ में पानी की गिलास है और मैं एक बार रख दिया, चलो बाद में करेंगे, फिर बाद में मेरे को दूसरा काम याद आ गया, मैं फिर
मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। बहुत से कारण हो सकते हैं ना, कोई ट्रेन में हो रहा हो, कोई सफर में हो रहा हो, आपका वीडियो देख रहा है, जैसे लाइक करने लगा इतने में उसका बस स्टॉप आ गया, उतरना है साहब। बिल्कुल। तो बहुत से कारण हो सकते हैं। किसी के पास हो सकता है डाटा रिचार्ज ना हो, किसी के बच्चे ने फोन ले लिया हो कि पापा मेरे को खेलना है। तो आप जरूरी नहीं कि आप वही चीज सोचो, आप बहुत से दूसरे कारण भी हो सकते हैं। बीजेपी का पत्रकार हूँ, आप कांग्रेस के। बीजेपी का पत्रकार होता ही नहीं है। हाँ, यही तो मैं आपसे कांग्रेस समझना का चाहूंगा। पत्रकार होता ही नहीं है। यही तो मैं समझना चाहूंगा। पत्रकार किसी पार्टी का होता ही नहीं है। बिल्कुल। मैंने आपको बताया ना, पत्रकार का मतलब यह है कि जो सत्ता है, चाहे वो किसी की भी हो, उसकी खामियों को उजागर करना। बिल्कुल। आप अब बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की खामियों को उजागर करेंगे तो कांग्रेस वाले आपसे खुश होंगे, है ना, और आपके अच्छे मित्र बनेंगे, आपकी वाह वाह करेंगे, झूठी आपकी तारीफें करेंगे, क्योंकि उन्हें तो चाहिए ना आप जैसा। बिल्कुल। और जैसे ही अगली बार कांग्रेस की सरकार आई और वो व्यक्ति सरकार में मंत्री बन गया, तो सबसे पहले अपने पीए जीए को कहेगा कि यार इससे थोड़ा दूर रहना। ठीक है, अब आप फोन करोगे, वो नींद में फोन उठाएगा, हाँ निशांत भाई बताए, और बाद में आप फोन करेंगे तो उसका नंबर जो है, आपका नंबर लगेगा भी, लगेगा तो पीए उठाएगा और कहेगा बाद में। मेरे साथ ऐसा हो चला है ना, मैंने तो 4 विधानसभा चुनाव देख लिए लगभग। तो जो कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री के दर्जे पे था जी, जब वो विपक्ष में थे तो हम साथ में बैठ के चाय भी पीते थे, समोसा भी खाते थे, एक दूसरे से बातें साझा भी करते थे, रात को उनको नींद भी नहीं आती थी, गुड नाइट भी करना ही मेरे को बोल देते थे फोन करके, रवि भाई गुड नाइट। वही जब मंत्री बन गए तो मैं ये सोचता रहा कि मंत्री जी फोन करेंगे अब के, यार मैं जयपुर सीट पे बैठा हूं, रवि भाई अपना तो बहुत अच्छा रिश्ता रहा है और मेरे लायक कुछ हो तो बताना। 5 साल निकल गए, एक दो बार कहीं मुलाकात हुई और अरे रवि भाई आप, तो भाई मैं तो वही हूं, उसी सड़क पे हूं, उसी फुटपाथ पे हूं, वही खबरें लिख रहा हूं। अब मेरे मित्र बीजेपी वाले। आप जैसे इसका सिंपल एक एग्जांपल देख लीजिए, हम जिस इलाके में रहते हैं रावला और घड़साना, ये सिंचाई पानी के आंदोलन की जन्मदाता स्थल है। बिल्कुल। हर बार होता है सिंचाई पानी के लिए आंदोलन, हर बार। कोई भी आपको ऐसा साल याद हो, आप मेरे को बता दो कि 20 में नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ, 18 में नहीं हुआ, 24 में नहीं हुआ, 23 में नहीं हुआ, हुआ ना? बिल्कुल, हर बार आंदोलन हुआ। बिल्कुल हो गया। जिसकी सरकार होगी वो इस आंदोलन में शामिल नहीं होगा, वहां दरी पे बैठा नहीं होगा। बिल्कुल। जो विपक्ष में होगा वो वहां बैठा होगा, है ना? बिल्कुल। इस बार जो इस आंदोलन में बैठे थे वो कांग्रेस के लोग थे। बिल्कुल। और आज से 2 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो वो फोन कर करके लोगों को ये कह रहे थे, अधिकारियों को, कि वहां आने नहीं चाहिए लोग, आंदोलन बड़ा नहीं हो जाए, ध्यान रखना, भीड़ नहीं पहुंचनी चाहिए। और जो बीजेपी के जो लोग थे, चाहे वो एमएलए हो, वो ये कह रहे थे कि आप हमें कहो, किसानों को ये कह रहे थे आप हमें कहो, आप तो कांग्रेस को लेके बैठ गए वहां पर धरना स्थल पर, बिल्कुल। हमें कहो, हम समस्या का समाधान कर देंगे डायरेक्ट, पहले उसको उठाओ, कांग्रेस को उठाओ। तो ये चलता है ना। तो पत्रकार की कोई पार्टी नहीं होती, अगर कोई पत्रकार पार्टीबाजी कर रहा है तो पत्रकार नहीं है। बिल्कुल, वो पत्रकार है ही नहीं, मानो ही मत उसको पत्रकार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बड़ा कीमती समय दिया हमें, इसके लिए धन्यवाद। शुक्रिया। मेरे शब्दों से अगर किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो सॉरी। बिल्कुल, आपने देखा कि किस प्रकार पत्रकारिता का क्षेत्र किया गया है, क्योंकि रवि भाई साहब लगातार अच्छी खबरों के लिए जाने जाते हैं। बड़े बड़े चैनलों में, नेशनल चैनलों में इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, लेकिन वो किस प्रकार करवाई है, क्योंकि ग्रामीण प्रवेश से उठकर वहां तक जाने का सफर आज हमने आपको दर्शाया है। उम्मीद करूंगा सभी से कि अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया जरूर दें, और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करूंगा कि अगला पॉडकास्ट किसका होना चाहिए और किस विजन पे करूं और कैसा उसे दर्शाया जाए।